बच्चों, क्या आपको पता है कि पावर स्टेशन पूरे शहर को इतना सारा इलेक्ट्रिसिटी कैसे देती है? वहाँ कोई इतनी बड़ी बड़ी बैटरियाँ तो होती नहीं हैं जो इतने बड़े शहर को इतना सारा इलेक्ट्रिसिटी दे सके। तो पावर स्टेशन में एक्चुअली होता क्या है जो इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सके? अब इतनी भारी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए एक स्पेशल चीज़ होनी चाहिए पावर स्टेशन में। तो वो स्पेशल सी चीज़ जो है वो पंखे जैसे घूमने वाला ये यंत्र है। दिख रहा है बच्चों? ये जो पंखे जैसे घूमने वाली जो चीज़ है इसे हम टरबाइन कहते हैं। टरबाइन को रोटेट किया जाता है बाह्य माध्यम से, और रोटेट करने के पश्चात उसमें से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि टरबाइन को हम रोटेट कैसे कर सकते हैं। वैसे टरबाइन को रोटेट करने के कई सारे तरीके हैं, जैसे भाप देकर हम टरबाइन को रोटेट कर सकते हैं। दूसरा, डैम के जो पानी है, बहते पानी से तेज़ प्रवाह से यदि टरबाइन पर गिराया जाए तो टरबाइन रोटेट करेगा। और तीसरी विधि है, हम विंड मिल में इन टरबाइनों को फिट कर दें तो विंड मिल में जैसे ही तेज़ हवा चलेगी टरबाइन रोटेट होगा। तो ये जो सारे तरीके हैं, इन सारे तरीक़ों से हम टरबाइन को रोटेट कर सकते हैं, और जैसे ही टरबाइन रोटेट होगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न ज़रूर आ रहा होगा कि टरबाइन रोटेट करने से इलेक्ट्रिसिटी का क्या कनेक्शन, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होगी? तो बच्चों, अब हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। टरबाइन रोटेट करने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने की जो विधि है, इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नाम से जाना गया। और इस विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो शुरुआत था वो माइकल फैराडे नाम के वैज्ञानिक ने लगभग 200 साल पहले इसको खोज की थी। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या विद्युत चुंबकीय प्रेरण की विधि है क्या? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में होता क्या है कि इसमें दो चुंबक रखे जाते हैं, नॉर्थ और साउथ। इस बड़े चुंबक जो चुंबकीय क्षेत्र प्रदान करते हैं, इस चुंबकीय क्षेत्र के बीच में यदि किसी चालक तार को ऊपर नीचे घुमाया जाए तो उस चालक तार में अपने आप एक प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इसी को विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नाम दिया गया है। अब यदि हम इस चुंबकीय क्षेत्र में चालक तार को हटाकर एक कॉइल को यदि इसमें ऊपर नीचे रोटेट करें या घुमाएं तो इस कॉइल में भी प्रेरित विद्युत धारा जो है वो उत्पन्न होंगी, और इसी से बच्चों विद्युत का उत्पादन होता है। और यदि इस कॉइल को हम जो है टरबाइन के साथ में जोड़ दें तो जैसे जैसे ये कॉइल जो है इस विद्युत क्षेत्र में घूमेगा तो घूमने से टरबाइन रोटेट होगा, और टरबाइन लगातार रोटेट होने की वजह से विद्युत का उत्पादन होगा। यहाँ प्रेरित विद्युत धारा का अर्थ है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। टरबाइन रोटेट करना बाह्य माध्यम से यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है, यानी मैकेनिकल एनर्जी, और विद्युत का उत्पादन यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पर बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। टरबाइन रोटेट करने से विद्युत का उत्पादन, टरबाइन रोटेट करना मतलब यांत्रिक ऊर्जा, और विद्युत का उत्पादन यानी विद्युत ऊर्जा। तो यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण हो रहा है। चलिए अब हम समझते हैं कि आखिर टरबाइन रोटेट करने से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता कैसे है। तो यहाँ पर हमने देखा कि यदि किसी कॉइल को हम चुंबकीय क्षेत्र में लगातार घुमाएं तो उसमें एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो प्रेरित विद्युत धारा है इसकी दिशा कैसी होगी? तो दिशा को ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग करेंगे। आपको पता होगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार हमें दाएं हाथ का अंगूठा
तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाना है कि तीनों उंगलियां आपस में लंबवत हों। तो यहाँ पर यदि अंगूठा जो है वो चालक यानी कॉइल की गति की दिशा को दिखाए, तो तर्जनी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा और मध्यमा जो है वो प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि इस फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम हम यदि कॉइल के गुलाबी वाले भाग में लगाएं तो प्रेरित धारा जो है वो किस दिशा में होगी। वैसे आप इस वीडियो को पॉज करके खुद अपने दाएं हाथ को उस गुलाबी वाले भाग में इस प्रकार से फैला कर देखिए कि प्रेरित धारा की दिशा किस प्रकार होती है। मैं आपको बताती हूँ। जब आप अपने दाएं हाथ को उस गुलाबी वाले भाग में इस प्रकार से बैठाएंगे कि गुलाबी वाले भाग में ठीक आपका अंगूठा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो चालक की गति की दिशा को व्यक्त करेगा। और आप अपनी तर्जनी को इस प्रकार से फैलाइए कि तर्जनी की उंगली जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। आप सब जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर। तो आप अपने अंगूठे को और हाथ को इस प्रकार से रखेंगे कि आपकी तर्जनी जो है वो नॉर्थ से साउथ की ओर बैठे। तो अब आपका जो मध्यमा है जिस दिशा को व्यक्त कर रहा है, आप ध्यान से देखिए, आपका मध्यमा जो है वो गुलाबी वाले भाग में ऊपर की ओर दिखा रहा है। तो वो जो मध्यमा की जो दिशा है वो प्रेरित धारा की दिशा है। तो यानी कॉइल के गुलाबी वाले हिस्से में प्रेरित धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होगी। क्योंकि हमारा कॉइल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो अब हम देखेंगे कि नीले वाले हिस्से में, कॉइल के नीले वाले हिस्से में फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किस प्रकार लगेगा। नीले वाले हिस्से में, नीले वाले भाग में कॉइल के आप अपने दाएं हाथ को इस प्रकार से बैठाइए कि आपका अंगूठा जो है वो ठीक नीले वाले भाग की दिशा में दिखाए और आपकी जो तर्जनी है वो नॉर्थ से साउथ की ओर बैठे। तो बचा हुआ मध्यमा जो है वो प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करेगा। तो इस प्रकार से यदि आप अपने दाएं हाथ को बैठाएंगे तो आप भली भांति जान पाएंगे कि आपका जो मध्यमा है वो नीले वाले भाग में कॉइल के ऊपर से नीचे की ओर प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करता है। तो देखा बच्चों आपने, यदि हम गुलाबी वाले भाग और नीले वाले भाग में फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लगाएं तो गुलाबी वाला भाग जो है उसमें प्रेरित धारा की दिशा नीचे से ऊपर की ओर और नीले वाले हिस्से में प्रेरित धारा की दिशा ऊपर से नीचे की ओर बह रही है, जो कि कॉइल को घुमाने का प्रयास करती है नियम के अनुसार। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार हमारा कॉइल जो है वो और रोटेट होने की कोशिश करता है। क्योंकि कॉइल लगातार घूम रही है तो घूमते हुए अब गुलाबी वाला हिस्सा जो है वो नीले वाले भाग की तरफ आएगा और नीला वाला भाग जो है वो घूम कर गुलाबी वाले हिस्से की ओर जाएगा। तो पुनः इन दो भागों में फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जब लगेगा तो अब जो है गुलाबी वाला हिस्सा में प्रेरित धारा ऊपर से नीचे की ओर बहेगा और नीले वाले हिस्सा जो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है उसमें प्रेरित धारा की दिशा ऊपर की ओर प्रवाहित होगी। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रत्येक चक्र में, कॉइल के प्रत्येक चक्र में गुलाबी और नीले वाले हिस्से का भाग जो है वो लगातार परिवर्तित हो रहा है और लगातार परिवर्तन के कारण दोनों भागों में प्रेरित धारा की दिशा लगातार बदल रही है। लगातार बदल रही है का अर्थ है कि एक बार एक हिस्से में प्रेरित धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है और जब वो हिस्सा पलट कर दूसरी तरफ जाता है तो उस हिस्से में प्रेरित धारा की दिशा ऊपर से नीचे की ओर हो जाती है। तो अब यदि इस घूमते हुए कॉइल के आखिरी दो सिरों पर यदि हम एक ऐसे यंत्र यानी हम अपने टरबाइन को अगर हम लगा दें तो टरबाइन
को लगाने से क्या होगा कि कॉइल क्योंकि लगातार घूम रही है फ्लेमिंग के नियम के अनुसार, तो कॉइल अपने साथ टरबाइन को भी रोटेट करेगी। और इस प्रकार से यदि हम टरबाइन के कनेक्शन को यदि किसी बल्ब या स्विच के साथ हम कर दें, तो क्योंकि टरबाइन लगातार रोटेट हो रही है और हम जानते हैं कि लगातार घूमते हुए कॉइल जो चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है उसमें से प्रेरित धारा प्रवाहित होती है, तो हमारा बल्ब या कोई भी दूसरा उपकरण जो है वो लगातार जलता रहेगा। इसी को हम बच्चों विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नाम से जानते हैं, जिसका आविष्कार जो है माइकल फैराडे नाम के वैज्ञानिक ने किया था। लेकिन इसमें भी एक समस्या है। यदि हम कॉइल के दोनों आखिरी सिरों को साधारण चालक तार से जोड़ दें, तो क्योंकि अभी हमने देखा कि कॉइल की प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक रोटेशन में प्रेरित धारा की दिशा जो है वो बदल जाती है, तो इसमें क्या होगा कि जब कॉइल रोटेट होगा तो हमारा चालक तार भी मुड़ सकता है। तो इसके लिए हमें अलग से दूसरी व्यवस्था करनी पड़ेगी। इस समस्या का समाधान पाने के लिए जो है वो स्लिप रिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2 स्लिप रिंग्स लगी हुई हैं, एक गुलाबी और नीली। जो गुलाबी स्लिप रिंग है वो कॉइल के बाएं सिरे के साथ जुड़ी हुई है और नीली जो स्लिप रिंग है वो कॉइल के दाएं सिरे के साथ जुड़ी हुई है। वैसे ये स्लिप रिंग जो है जैसे जैसे कॉइल रोटेट होती है, रिंग भी जो है वो रोटेट होती है। ये जो दोनों स्लिप रिंग्स हैं इनका कनेक्शन होता है कार्बन ब्रशेस से। सफ़ेद रंग का छोटा आपको दिखाई दे रहा होगा चित्र में। ये जो कार्बन ब्रशेस हैं वो घूमती नहीं हैं, वो अपनी जगह पर रहती हैं। तो केवल ब्रश जो है वो रिंग को छूती है और स्लिप रिंग्स जो हैं वो लगातार रोटेट होती हैं। आपको वैसे यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होगा, यहाँ पर अलग से देखिए कि किस प्रकार से एक रिंग जो है वो ब्रश को छूते हुए घूमती है। तो इस प्रकार से जब स्लिप रिंग्स रोटेट होती है तो हमारा कॉइल भी जो है वो साथ साथ रोटेट होता है और इस समय हमारे चालक तार जो है वो मुड़ने की समस्या से निजात पाते हैं और हमारा जो प्रेरित विद्युत धारा की जो दिशा है वो भी अप्रभावित होकर लगातार इस परिपथ में घूमती रहती है। इस प्रकार प्रत्येक रोटेशन में कॉइल के अलग अलग हिस्सों में प्रेरित धारा की दिशा लगातार बदलती रहती है। तो बच्चों आपको दिख रहा होगा कि प्रेरित धारा की दिशा जो है वो स्लिप रिंग से होते हुए पहले एक स्लिप रिंग से एक दिशा में और दूसरी बार दूसरे स्लिप रिंग से दूसरी दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो इसके कारण एक बार आपको नीला बल्ब जलता हुआ दिखाई देगा एक दिशा में और दूसरे बार में दूसरी दिशा में पीले रंग का बल्ब जलता हुआ दिखाई देगा प्रत्येक रोटेशन में। इस प्रकार से विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के प्रयोग के कारण कॉइल के घूमने से टरबाइन का रोटेट होना और टरबाइन के रोटेट से विद्युत का उत्पादन होना, इसे हम जनित्र के नाम से जानते हैं। इसीलिए इस मशीन को हम विद्युत जनित्र या इलेक्ट्रिक जनरेटर कहते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्योंकि प्रत्येक रोटेशन में प्रेरित धारा की दिशा लगातार बदलती रहती है, इसलिए हम इसे एसी जनरेटर के नाम से जानते हैं। एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। प्रत्येक रोटेशन में विद्युत धारा की दिशा जो है वो बदलती है, इसीलिए एसी जनरेटर। वैसे बच्चों आपको एक जानकारी दे दूं कि यदि पावर सप्लाई से घरों में या जो हम बिजली आती है वो एसी होती है, एसी ऑल्टरनेटिंग करंट हमारे घरों में आती है। एसी करंट को हमारे घरों तक लाना जो है वो ज़्यादा सुविधाजनक होता है डीसी की अपेक्षा। तो देखा बच्चों, एसी जनरेटर की सहायता से हमारे घरों में बिजली जो है वो किस प्रकार से आती है। आशा है आपने कॉइल के रोटेशन से एसी जनरेटर को बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा। धन्यवाद।